हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। सो आज हम डील करने वाले हैं BPSC 109 पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। आज हम इस सब्जेक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे जो आपके जून एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। फर्स्ट कि आप हमारा व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप ये आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको रेगुलर क्लास के अपडेट्स मिलते रहेंगे। सेकेंड कि अगर किसी पर्सन को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज करने हो तो वह आ सकता है shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस। यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट को टाइप करके इजीली गेस्ट पेपर्स परचेज कर सकते हैं। इन केस परचेज करने में आपको कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321 पर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। Define federalism. Is it antithesis of authoritarian system? Federalism is a system of government in which powers are divided between central government and regional governments such as states or provinces. Both levels of government have their own constitutional powers and responsibilities. Federalism aims to maintain unity while allowing regional autonomy and diversity. फेडरलिज्म एक ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर सिर्फ एक गवर्नमेंट के पास नहीं है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट के पास भी है। मतलब दोनों में इक्वली डिवाइड किया गया है। वी ऑल नो दैट कि हमारे पास क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, करेक्ट। दोनों अपने अपने काम अपने अपने लेवल पे करते हैं। इनके पास कुछ अथॉरिटी है ये वो करते हैं, इनके पास कुछ अथॉरिटी है ये वो करते हैं। सो दोनों के पास पावर्स भी हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। तो फेडरलिज्म का जो एम है वो क्या है, पूरे देश में यूनिटी मेंटेन रखना, साथ में ही रीजनल ऑटोनॉमी एंड डाइवर्सिटी को भी अलाउ करना। मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, द टर्म फेडरलिज्म इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड feudus meaning agreement or treaty. In federal system the constitution clearly distribute power between the national and state government. Neither government can unilaterally टेक अवे द पावर ऑफ द अदर। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो फेडरलिज्म है ये एक लैटिन वर्ड फेडस से निकला है और इसका मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट हो गया या ट्रीटी हो गया। सो इस सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट दोनों में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है और दोनों ही एक दूसरे के पावर्स को छीन नहीं सकते हैं। ठीक है, दोनों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और उन्हें उसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड उसी पावर्स के थ्रू काम करना है। Some important features of federalism are division of power between central and state government. अब यहाँ पे हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स अलग हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स के पावर अलग हैं। और रिटर्न एंड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कहाँ लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, किसी भी तरह के अगर डिस्प्यूट होते हैं तो कौन सॉल्व करेगा, जुडिशरी सॉल्व करेगा। ड्यूअल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, हम ये देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ये दो अलग स्ट्रक्चर हैं, करेक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ रीजनल इंटरेस्ट एंड डाइवर्सिटी, रीजनल इंटरेस्ट एंड डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। कंट्रीज़ लाइक इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज़ फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं। इस फेडरलिज्म द एंटीथीसिस ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, लेट्स सी, पहले तो इसके मतलब हम देखते हैं। An authoritarian system is a form of government in which power is concentrated in the hands of one ruler, party or group. Citizens have limited political freedom and decision making is highly centralized. अथॉरिटेरियन सिस्टम में वो गवर्नमेंट होती है जहाँ सारी पावर एक पर्सन या एक पार्टी या फिर एक स्मॉल ग्रुप के पास होती है। यहाँ लोगों के पास पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग जितनी भी रहती है वो वही लोग सब कुछ डिसाइड करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस वही लोग लेते हैं और इसी का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, कि जो भी काम होगा, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो एक सुप्रीम अथॉरिटी ही लेगी, यहाँ पे लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फेडरलिज्म एंड अथॉरिटेरियनिज्म डिफर इन मैनी वेज। अब यहाँ पे बताया गया है कि दोनों चीज़ें अलग हैं। कैसे? पावर इज शेयर बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में हमने देखा कि जितने भी पावर हैं वो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों में डिवाइडेड है। पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वन अथॉरिटी। यहाँ पे या तो एक राजा है या फिर एक पार्टी है या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो सब कुछ डिसाइड करेंगे। एनकरेज पार्टिसिपेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन इंक्लूड होता है और लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है
उनका भी पार्टिसिपेशन इंकरेज किया जाता है। यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन को बहुत ही ज़्यादा लिमिट कर दिया जाता है। प्रोटेक्ट्स रीजनल ऑटोनॉमी, यहाँ पर रीजनल ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल कंट्रोल को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। ठीक है, कि आप ही डिसीजन लेंगे, मतलब सब कुछ जो भी होगा वो कौन करेगा, वो वही लोग करेंगे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबके राइट्स का ध्यान रखता है, लेकिन यहाँ पे जुडिशरी में हैव लिमिटेड इंडिपेंडेंस। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की तरफ से वो काफ़ी लिमिटेड देखने को मिला है। सपोर्ट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यू को सपोर्ट किया गया है कि सब लोग मिलकर रहेंगे, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, लोग ही डिसाइड करेंगे कि कौन सी पार्टी रूल करेगी, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल फ्रीडम को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। बिकॉज फेडरलिज्म प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन, पावर शेयरिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस, इट इज़ जनरली कंसिडर्ड द अपोजिट ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। जैसे कि हम जानते हैं कि जो फेडरलिज्म है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया है ना। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स अलग, पावर शेयरिंग, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस। इसी की वजह से इसे फेडरलिज्म को अथॉरिटेरियनिज्म का पूरा अपोजिट माना गया है। फेडरल सिस्टम रिड्यूस द चांसेस ऑफ एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ पावर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे फेडरल सिस्टम क्या करता है, सारे पावर्स को बांट दिए गए हैं। इनफैक्ट जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ तक पावर्स बांटे हुए हैं। ठीक है, इनके पास भी बहुत पावर्स होते हैं। जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, और सेंट्रल के पास तो बहुत ज़्यादा पावर्स होते ही हैं। तो इसी की वजह से कहीं एक जगह पे पावर का कंसंट्रेशन नहीं है, सबको मिलकर पूरे देश को चलाना है। हाउएवर फेडरलिज्म एंड अथॉरिटेरियनिज्म कैन कोएग्जिस्ट। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना ज़रूरी है कि हर फेडरल कंट्री ऑटोमेटिकली डेमोक्रेटिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम लिखा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि स्टेट्स की जो ऑटोनॉमी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। लेट्स सी, फेडरलिज्म इज़ नॉट ऑलवेज कम्प्लीटली अपोज टू अथॉरिटेरियनिज्म। अ कंट्री में हैव फेडरल स्ट्रक्चर ऑन पेपर बट स्टिल बी गवर्न इन अथॉरिटेरियन मैनर। हो सकता है कि उनके पेपर में लिखा है कि हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन उनके यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है कि वो अथॉरिटेरियन हो, सब कुछ वही डिसाइड करती हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं हो। तो ये चीज़ हो सकती है। इन सच केसेस द सेंट्रल गवर्नमेंट में डोमिनेट द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड रेस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक फ्रीडम। हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डोमिनेट करे और उनकी जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम है उनसे छीन ली जाए। देयरफॉर फेडरलिज्म अलोन डज नॉट गारंटी डेमोक्रेसी। सिर्फ फेडरलिज्म होना ये डेमोक्रेसी की गारंटी नहीं हो सकता। मतलब जितने भी पावर्स है उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी आप डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएंगे। कंक्लूजन अब हम देखते हैं। Federalism is a system of government that divide power between central and regional government to ensure both unity and diversity। अब यहाँ पे क्या कहा जाता है कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ जो पावर्स है वो सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट में डिवाइडेड है, जिससे यूनिटी बढ़ेगी। करेक्ट। इट एनकरेज डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल ऑटोनॉमी एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। इसी की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल ऑटोनॉमी, ये सारी चीज़ें एनकरेज होती है और लोगों का पार्टिसिपेशन भी हमें देखने को मिलता है। ऑल्दो फेडरलिज्म इज जनरली रिगार्डेड एज द ऑपोजिट ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म बिकॉज इट प्रिवेंट्स concentration of power. The two can sometimes coexist if democratic institutions are weak. Thus, federalism is strong safeguard against authoritarianism, but not absolute guarantee of democracy. अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वीक हो जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट पर एक्सेसिव कंट्रोल करने लगती है, तो फेडरलिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म एक ही कंट्री में साथ भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि फेडरलिज्म अथॉरिटेरियन रूल के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है, लेकिन सिर्फ फेडरल स्ट्रक्चर का होना ये डेमोक्रेसी की 100% गारंटी नहीं देता है। क्या आप ये समझ रहे हैं? दोनों चीज़ें अलग हैं। एक में सब कुछ कॉन्सेंट्रेटेड है, दूसरे में पावर्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है। करेक्ट। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ही थोड़े डगमगा जाए या वीक पड़ जाए तो वहाँ पर क्या हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर देखने को मिल सकता है। इसलिए फेडरलिज्म एक स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड है अथॉरिटेरियन रूल के खिलाफ। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। Discuss the process of democratization in third world countries. Democratization
is the process through which a country moves from authoritarian military, colonial or one-party system to democratic system where people participate in governance थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई देश अथॉरिटेरियन रूल से, मिलिट्री रूल से या कॉलोनियल रूल से वन पार्टी रूल से निकलकर डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ता है। सिंपल वर्ड्स में, जब किसी कंट्री में लोगों को अपनी गवर्नमेंट चुनने का अधिकार मिलता है, फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, लोगों को फ्रीडम मिलती है और गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलती है, तो इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेटाइजेशन। आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इन 20th century, क्या लिखा है कि मैनी कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, often called third world countries or developing countries, experienced democratization after gaining independence in 20th century. अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से मतलब उन डेवलपिंग कंट्रीज़ से होता है जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका इन कंट्रीज़ में है और जो पहले कॉलोनियल रूल के अंडर थी, जैसे इंडिया हो गया, है ना, अफ्रीका हो गया, घाना हो गया, नाइजीरिया हो गया, ब्राज़ील हो गया। इन देशों ने इंडिपेंडेंस के बाद धीरे धीरे डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था। लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एंड ऑफ कॉलोनियल रूल। अब हमने क्या देखा? मैनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ वर अंडर कॉलोनियल रूल फॉर लॉन्ग टाइम। After independence, these countries established their own government, adopted democratic constitution. Countries like India, Ghana, Nigeria introduced democratic institutions such as election, legislature, political parties. अब यहाँ पे कॉलोनियल रूल का एंड होगा तभी तो डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगी, करेक्ट? वो खुद की कंट्री पे रूल कर पाएंगे, खुद से गवर्नमेंट का सिलेक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि कई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बहुत सालों तक यूरोपियन कंट्रीज़ की कॉलोनीज़ थी। जैसे इंडिया हो गया, इंडिया पे किसने रूल किया था? ब्रिटिश लोगों ने रूल किया था। तो ये जब कंट्रीज़ आज़ाद हुई तब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को खुद बनाया और नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। साथ ही इलेक्शन हो गया, पार्लियामेंट हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, तो ये सारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया। यहीं से डेमोक्रेसी की जर्नी स्टार्ट होती है। लेट्स मूव ऑन फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिस्ट मूवमेंट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग डेमोक्रेसी. लीडर्स हु फॉट फॉर फ्रीडम एनकरेज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स एंड डिमांडेड इक्वल राइट्स, रिप्रेजेंटेशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट। इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्यार और उसके फ्रीडम के लिए मिलकर काम करना। तो फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स थे वो सिर्फ इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि लोग खुद अपनी गवर्नमेंट चूज़ करें और सबको इक्वल राइट्स मिले, ठीक है? सबका जो पार्टिसिपेशन है, सबका जो रिप्रेजेंटेशन है वो एनकरेज हो। इसी वजह से नेशनलिस्ट मूवमेंट ने डेमोक्रेसी को प्रमोट किया था। फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज created constitution, parliament, courts, election commission. These institutions help establish the rule of law and protect citizens' right. Regular election become an important feature of democratic governance. इंडिपेंडेंस के बाद नई कंट्रीज ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनाए, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पार्लियामेंट हो गया। ये इंस्टीट्यूशन इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग काम करे और सिटीजन के राइट भी प्रोटेक्टेड रहें। रेगुलर इलेक्शन भी डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका था। अब पॉपुलर मूवमेंट्स इन सिविल सोसाइटी इन मैनी कंट्रीज, सिटीजन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट मिलिट्री रूल एंड डिक्टेटरशिप. Civil society organization, media, students and human rights group demanded political freedom and accountability. This movement helped restore democracy in several nations. अब क्या कहा जाता है कि कई कंट्रीज़ में मिलिट्री रूल और डिक्टेटरशिप के खिलाफ भी लोग सड़क पर उतर आए थे। स्टूडेंट्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, ह्यूमन राइट वाले ऑर्गेनाइजेशन के लोग हो गए। ये सारे लोगों ने, सारे ग्रुप्स ने डेमोक्रेसी की डिमांड की थी। अच्छा, सिविल सोसाइटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है गवर्नमेंट के बाहर जो ऑर्गेनाइज सोसाइटी है, जैसे एनजीओ हो गए, स्टूडेंट ट्रेड यूनियन हो गया या सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन लोगों के ग्रुप बने थे और इन्होंने क्या चाहा था कि हमें अब पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए। इस मूवमेंट ने गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया और कई कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी को रीस्टोर करने में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था।
सी इनकी जो कंट्रीज़ में अगर पॉलिटिकल फ्रीडम आएगा तभी तो वो अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएंगे, क्योंकि वो अपने राइट्स का राइट्स के लिए लड़ेंगे कि हमारे साथ इनइक्वालिटी हो रही है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये सब कब होगा? जब उन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम मिलेगा। तो इसीलिए ये सारे ग्रुप्स मिलकर आपस में एक दूसरे के सपोर्ट के साथ में उन्होंने क्या चाहा कि अब हमें पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए और अब हमें डेमोक्रेसी भी चाहिए हमारे नेशन में, ताकि अब हम अपने डिसीजंस खुद ले सकें और अपनी गवर्नमेंट को खुद सिलेक्ट कर सकें। लेट्स मूव ऑन फर्दर। Economic and social change. Economic development, urbanization, education, and improved communication increase political awareness among people. As citizens become more informed, they demanded greater participation in decision making and better governance. अब क्या होता है, जैसे जैसे कंट्रीज़ में एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, इसी की वजह से लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलने लगी और सिटीजन्स काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्म रहने लगे। इसी की वजह से जो लोगों का पार्टिसिपेशन था, है ना, डिसीजन मेकिंग में या गवर्नेंस में, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा था। चैलेंजेस टू डेमोक्रेटाइजेशन. Despite progress, democratization in third world countries has faced several challenges. अब इतने प्रोग्रेस होने के बाद भी बहुत से challenges फेस करने पड़े थे, जैसे military corps and authoritarian government, political instability, weak institution, corruption and misuse of power, ethnic, religious and regional conflict, poverty, illiteracy and economic inequality, इलेक्टोरल वायलेंस एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? अब कई कंट्रीज़ में मिलिट्री कूप हुए, ठीक है। मिलिट्री कूप का मतलब क्या होता है कि आर्मी के थ्रू फोर्स से गवर्नमेंट की पावर ले लेना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? मिलिट्री कूप। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, वी ऑल नो कि सबके सारे पावर्स एक ही के पास हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कई जगह पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी काफ़ी वीक थे, गवर्नमेंट बार बार गिर जाती थी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती थी। करप्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज था, पावर का मिसयूज़ होने लगा था और पब्लिक का ट्रस्ट भी काफ़ी कम हो चुका था। रिलीजियस हैं और रीजनल कन्फ्लिक्ट है, ये भी एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बने थे। अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में डिस्प्यूट की वजह से पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट हुई थी। अब आप सोचिए कि अगर कुछ ग्रुप हैं, यहाँ एक सोसाइटी है, वहाँ पे 5 अलग अलग ग्रुप हैं, अब ये सब लड़ने लग जाएंगे तो यहाँ पे क्या पीस मेंटेन रहेगा? क्या नहीं। ये सभी लोग कोई एक पार्टी को प्रमोट करेंगे क्या? नहीं, लग ही नहीं रहा है, क्योंकि लड़ाई झगड़े इतने हो रहे हैं। पॉवर्टी, इलिटरेसी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये तो बहुत ही ज़्यादा, वी ऑल नो कि ये कितनी चीज़ें ये सोसाइटी में कितना अफेक्ट कर सकती हैं। इलेक्टोरल वायलेंस एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कई कंट्रीज़ में इलेक्शन के दौरान बहुत सारा वायलेंस हुआ और ट्रांसपेरेंसी की भी कमी देखी गई थी। तो इस वजह से लोगों का जो इलेक्शन प्रोसेस पर ट्रस्ट था वो कम हो चुका था कि भाई कुछ भी हम किसी को भी वोट करें, जिसे जीतना है वही जीतेगा, जिसको जिताना है वही जीतेगा। लेट्स मूव ऑन फर्दर। दीज प्रॉब्लम ऑफन स्लो डाउन और वीकन डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से जो डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट है वो काफ़ी धीरे हो गया और काफ़ी कमज़ोर भी पड़ गया। Examples of democratization: India has remained one of the largest and most successful democracies since independence. Countries such as Brazil, South Africa, Indonesia, Ghana have also made significant progress towards democratic governance after the period of authoritarian rule. Example बताए जा रहे हैं कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था और तब से रेगुलर इलेक्शंस होते ही आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसी तरह ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, यहाँ पे भी जो अथॉरिटेरियन रूल था उसके बाद डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली अडॉप्ट किया गया और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाया गया ताकि यहाँ पे भी डेमोक्रेसी आ सके। कंक्लूजन अब हम देखते हैं। डेमोक्रेटाइजेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैज़ बीन अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हमने अभी पढ़ा कि ये जो प्रोसेस रहा है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और बहुत ही लॉन्ग रहा है। इट हैज़ इन्वॉल्व द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड कंटिन्यूस एफर्ट्स बाय सिटीजन टू सिक्योर पॉलिटिकल राइट्स एंड फ्रीडम। अब इस प्रोसेस की वजह से अलग अलग कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बने, है ना, और पब्लिक मूवमेंट की वजह से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई थी। सबका साथ भी था, करेक्ट। ऑल्दो मैनी चैलेंजेस रिमेन, डेमोक्रेसी कंटिन्यूज टू ग्रो एज पीपल डिमांड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन पब्लिक अफेयर। काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, है ना, जैसे कि करप्शन हो गया, मिलिट्री रूल हो गया, या पॉवर्टी हो गया, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई। इस प्रोसेस को इन चीज़ों ने काफ़ी डिफ़िकल्ट तो बनाया ही था,
लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी धीरे धीरे बढ़ती गई, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं, पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेशन चाहते हैं और अकाउंटेबल गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल चाहते हैं कि वो हर सवाल के जवाब दे। दस डेमोक्रेटाइजेशन रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टुवर्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस इन डेवलपिंग कंट्रीज। आज जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे लोग डेमोक्रेसी, इक्वालिटी की डिमांड कर रहे हैं। इसीलिए डेमोक्रेटाइजेशन को पॉलिटिकल डेवलपमेंट और सोशल प्रोग्रेस का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि ये लोगों को अपनी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार देता है और साथ में फंडामेंटल राइट भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। Explain the role of pressure group in modern political system. Pressure groups are organized group of people who try to influence government policies and decisions without directly participating in election or forming a government. Okay, let's see. प्रेशर ग्रुप क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है जो गवर्नमेंट पर प्रेशर डालकर अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। सिंपल, ठीक है। ये ऐसा ग्रुप होता है जो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है कि आप ये मत कीजिए, ये कीजिए, ठीक है। और सीधे वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। दे रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी सच एज वर्कर्स, फार्मर्स, बिजनेस पर्सन, टीचर्स, स्टूडेंट एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि प्रेशर ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव है वो इलेक्शन जीतना या गवर्नमेंट बनाना नहीं होता, बल्कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो डिसीजंस हैं, उसको इन्फ्लुएंस करना होता है कि आप हमारे हिसाब से ही चलिए। यानी प्रेशर ग्रुप्स डायरेक्टली पावर में नहीं आने चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनकी प्रॉब्लम सुने और उन्हीं के फेवर में डिसीजंस लें। अब ये ग्रुप किन के हो सकते हैं? वो हो सकता है वो टीचर्स के ग्रुप हों, फार्मर के ग्रुप हों, या किसी बड़े बिजनेसमैन के ग्रुप हों, तो वो कोई भी हो सकता है। इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रेशर ग्रुप प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कनेक्टिंग सिटीजन विद द गवर्नमेंट। अब इनमें वर्कर्स, फार्मर्स, टीचर्स, ये सारे अलग अलग कंज्यूमर्स, ये सारे अलग अलग ग्रुप्स शामिल होते ही हैं एंड इसी वजह से प्रेशर ग्रुप को डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। ठीक है, क्या आप समझ रहे हैं इनका क्या पावर है? ठीक है, वो गवर्नमेंट के डिसीजंस तक को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। मीनिंग ऑफ प्रेशर ग्रुप देखते हैं। A pressure group is a voluntary organization formed to protect and promote the interest of member. Unlike political parties, pressure groups do not aim to capture political power. Their main aim is to influence public policies and government decisions in the favor of their interest. अब ये जो प्रेशर ग्रुप है वो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब अगर मैं टीचर हूँ तो मैं टीचर्स के ग्रुप में ज्वाइन हो जाऊँगी, है ना। ये क्यों फॉर्म किए जाते हैं? ताकि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और प्रमोट भी किया जा सके। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह ये काम नहीं करते। इनका जो एम रहता है वो रहता है कि अपनी जो चीज़ें हैं, अपने हक की चीज़ें, वो सेफ़ रहें, उन्हें प्रमोट किया जाए और उनका ध्यान रखा जाए। इनको पॉलिटिकल पावर नहीं चाहिए होता है, ये बस चाहते हैं कि बस हमारा ध्यान रखो। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसीज़ एंड गवर्नमेंट डिसीजंस इन द फेवर ऑफ देयर इंटरेस्ट। वो चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लें वो आप हमारे फेवर में ही लीजिए। रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप, लेट्स सी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट। Pressure groups represent the needs and demands of different social, economic and professional groups. They ensure that the voice of various sections of society are heard by the government. हर सिटी अब प्रेशर ग्रुप का सबसे पहला रोल है अलग अलग सेक्शन के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना। हर सिटीज़न अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंचा नहीं सकता, इसीलिए प्रेशर ग्रुप उन लोगों की आवाज़ बनते हैं, जैसे फार्मर्स के इशू हो गए या फिर टीचर की कोई प्रॉब्लम हो गई या वर्कर के राइट से रिलेटेड कुछ काम, वर्कर के राइट से रिलेटेड कुछ दिक्कत आ गई। तो ये जो सारे प्रेशर ग्रुप्स रहते हैं ये सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स की वॉइस बन जाते हैं, किसी के साथ भी गलत ना हो। इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़। Pressure group try to influence lawmaker and government official through discussion, lobbying, petition, demonstration, and public campaign. They provide suggestion and recommendation on important issues. प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। ये मिनिस्टर हो गए, लॉ मेकर हो गए, इनके साथ बैठकर मीटिंग करते हैं
पिटिशन देते हैं, मेमोरेंडम सबमिट करते हैं और कभी पीसफुल प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, लॉबिंग का मतलब क्या होता है? ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसमें गवर्नमेंट को किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के फेवर या अगेंस्ट कन्विंस करना होता है कि आप ये मत कीजिए, इससे हाँ मत बोलिए, या फिर आप इस बात को हाँ कर दीजिए, बहुत लोगों का फ़ायदा होगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लॉबिंग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें करना, इन सब मेथड्स के थ्रू प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट को अपनी डिमांड्स एक्सेप्ट करने के लिए मोटिवेट करते हैं, ये सारे मेथड्स को यूज़ करके। प्रमोटिंग पब्लिक अवेयरनेस, लेट्स सी, these groups educate people about social, economic, political issue through meetings, seminar, media campaign and social media. They create awareness among citizens. प्रेशर ग्रुप सिर्फ गवर्नमेंट पर प्रेशर ही नहीं डालते, वो पब्लिक को एजुकेट भी करते हैं कि किस तरह के हमारे सोसाइटी में इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या हैं, किसके थ्रू? मीटिंग्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, मीडिया कैंपेन्स के थ्रू ये लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ताकि सिटीजन्स को सारी बातें पता चल सके, उनमें अवेयरनेस आ सके। Strengthening democracy, pressure group increase public participation in political process. They allow citizens to express their opinion and contribute to policy making, thereby making democracy more responsive and effective. डेमोक्रेसी सबसे सक्सेसफुल होती है जब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये तभी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। प्रेशर ग्रुप सिटीजन को गवर्नमेंट के डिसीजन पर अपनी ओपिनियन देने का मौका देते हैं। प्रेशर ग्रुप सिटीजन्स को मौका देते हैं कि वो गवर्नमेंट के डिसीजंस पर अपनी ओपिनियन दें। ठीक है, इससे गवर्नमेंट सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही नहीं बल्कि पूरे साल पब्लिक की बात सुनती रहती है। इसी वजह से प्रेशर ग्रुप्स डेमोक्रेसी को और रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल बनाते हैं। एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, ये तो हमें दिख ही रहा है कि ये ग्रुप्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक लिंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिटीजन्स की जो भी प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट तक पहुँचनी चाहिए। Pressure groups communicate public demands to the government and explain government policies to the people. Thus, they serve as a bridge between citizens and policy makers. प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच ब्रिज का काम करता है, ये तो हम देख ही रहे हैं। साथ में ये लोगों की डिमांड्स भी गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी लोगों को समझाते हैं, यानी कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है। ठीक है, इसी वजह से गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है। प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट, मैनी प्रेशर ग्रुप्स वर्क टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर, वुमेन, farmers and minorities. They help ensure that government actions do not harm the interest of these groups. प्रेशर ग्रुप सोसाइटी के वीकर सेक्शन के राइट्स की प्रोटेक्शन भी करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सभी के हित का सोचते हैं, किसी के साथ कुछ गलत ना हो। अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा डिसीजन लेती है जो इन ग्रुप्स को नुकसान पहुंचाता है तो प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं? उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और चेंज की डिमांड करते हैं कि आप इसको चेंज कीजिए। प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट नॉलेज, गवर्नमेंट ऑफन कंसल्ट pressure group because they possess specialized knowledge, practical experience in particular field. Their advice help in making better policies. अब कई प्रेशर ग्रुप किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं एंड गवर्नमेंट जब भी नई पॉलिसी बनाती है तो कई बार ग्रुप से एडवाइस लेती है। जैसे डॉक्टर एसोसिएशन हो गया तो वो हेल्थ पॉलिसीज पर सजेशन देती है। अब जैसे बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं तो वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देंगे कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। इससे गवर्नमेंट बेटर और प्रैक्टिकल डिसीजंस ले पाती है। लिमिटेशन ऑफ प्रेशर ग्रुप, क्या लिमिटेशंस हैं इनके? लेट्स सी। डिस्पाइट देयर इम्पोर्टेंस, प्रेशर ग्रुप में समटाइम प्रमोट नैरो इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ पब्लिक वेलफेयर। वेल्दी एंड पावरफुल ग्रुप कैन एक्सर्ट मोर इन्फ्लुएंस देन वीकर ग्रुप विच में क्रिएट इनइक्वालिटी इन पॉलिटिकल प्रोसेस। अब हर सिस्टम की तरह प्रेशर ग्रुप में भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि ये सिर्फ अपने मेंबर्स के बारे में सोचते हैं और जो बाहर के वीकर सेक्शन हैं उनको पूरी तरह से इग्नोर ही कर देते हैं। तो कई बार रिच और पावरफुल प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाल देते हैं, लेकिन पुअर और वीक ग्रुप्स की आवाज़ उतनी स्ट्रॉन्ग होती नहीं है, तो उनको तो फिर झेलना ही पड़ता है, जो हो रहा है होने दो। इसी वजह से क्या होता है, इक्वालिटी वाला इशू भी क्रिएट हो जाता है ना। तो ये सारे लिमिटेशन होते हैं प्रेशर ग्रुप के भी। So yes, so let's move on to conclusion. Pressure groups are essential part of modern political system. They represent public interest, influence policies, increase political participation, strengthen democracy. Although they have certain limitations, their contribution to democratic governance is significant.
because they help make government more accountable and responsive to the needs of the society. अब प्रेशर ग्रुप्स मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में कम्युनिकेशन का ब्रिज बनाता है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के इंटरेस्ट को भी रिप्रेजेंट करते हैं और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें भी इन्फ्लुएंस करता है, पब्लिक की अवेयरनेस बढ़ाता है ना, और जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें प्रेशर ग्रुप करती हैं। हाँ, कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन उनका जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत ही अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव बन चुकी है। डिफाइन द डिफरेंट चैनल्स ऑफ पॉलिटिकल socialization. Political socialization is the process through which people learn about politics, political value, belief, attitude, and the functioning of political system. It helps individuals understand their rights, duties, and roles as citizens. Political socialization begins in childhood and continues throughout life. Various agencies or channels play an important role in shaping person's political view and behavior. अब ये क्या होता है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू एक पर्सन धीरे धीरे पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में सीखता है। ये जो प्रोसेस है वो बचपन से चालू हो जाती है और थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है ना। हम अभी भी अपने राइट्स के बारे में जान रहे हैं, हमारी ड्यूटीज़ के बारे में जान रहे हैं। तो बहुत सारी एजेंसी हो गई, बहुत सारे चैनल्स हो गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक पर्सन के पॉलिटिकल व्यू को शेप करने में और बिहेवियर को शेप करने में। मीनिंग ऑफ चैनल्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। Channels of political socialization are institution, group, and sources through which individuals acquire political knowledge, value, attitude. This channel influence how people think about government, politics, and public affair. चैनल ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब होता है ये वो इंस्टीट्यूशन होते हैं या वो ग्रुप होते हैं जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल नॉलेज एक्वायर करता है, ठीक है, वैल्यूज़ एक्वायर करता है, एटीट्यूड समझता है कि किस तरह से ये पॉलिटिक्स काम करती है, कौन पार्लियामेंट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, हमारे राइट्स क्या हैं। अब ये जो चैनल्स है, ये जो ग्रुप्स हैं, वो लोगों की सोच पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और किस तरह से गवर्नमेंट के बारे में सोचना है, पॉलिटिक्स के बारे में सोचना है, पब्लिक अफेयर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों पर इन्फ्लुएंस डालता है। मेजर चैनल ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, कौन कौन से वो चैनल्स हैं जिसके थ्रू एक इंसान के पॉलिटिकल व्यूज़ शेप होते हैं। सबसे पहले आता है फैमिली। Family is the first and most important channel of political socialization. Children learn political values, belief, opinion from their parents and other family members. Family discussion about election, political leader and national issues influence the political thinking of children. पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चैनल फैमिली होता है। बच्चे सबसे पहले अपने पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर से ही सीखते हैं। अगर घर में इलेक्शन या गवर्नमेंट या फिर करंट अफेयर्स पर डिस्कशन होती है तो बच्चे भी धीरे धीरे उन बातों को समझने लगते हैं। कई बार पेरेंट्स की जो पॉलिटिकल थिंकिंग है वो बच्चों पर भी पड़ती है, इसीलिए फैमिली को पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का फर्स्ट स्कूल कहा जाता है। क्या आप इतना समझ रहे हैं? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। स्टूडेंट लर्न अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, पॉलिटिकल राइट्स थ्रू फॉर्मल एजुकेशन। फैमिली के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रोल स्कूल एंड कॉलेजेस का होता है। स्कूल में स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, वी ऑल नो, पॉलिटिकल साइंस नाम से एक सब्जेक्ट होता है, उसमें यही सारी बातें सिखाई जाती है, करेक्ट। एक्टिविटी जैसे डिबेट हो गए या फिर स्टूडेंट इलेक्शन हो गए, सिविक एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल अवेयरनेस डेवलप करती हैं स्टूडेंट्स के बीच में। पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स एंड क्लासमेट इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल एटीट्यूड, स्पेशली ड्यूरिंग एडोलसेंस एंड यूथ. People often discuss social and political issues with their peers. Such interaction may shape opinions on political parties, leaders, and public policies. अब पीयर ग्रुप का मतलब, अब पीयर ग्रुप क्या होता है? फ्रेंड्स हो गए, क्लासमेट्स हो गए। सो जब यंग पीपल अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ पर डिस्कस करते हैं तो उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग और ज़्यादा डेवलप होती है। कॉलेज के डिस्कशन, डिबेट, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाती हैं एंड कभी कभी फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस फैमिली से भी ज़्यादा पड़ता है, ये तो हमने देखा ही है।
Mass media. Mass media is a powerful channel of political socialization. Newspaper, television, radio, magazine provide information about political events and government activities. Media helps citizens stay informed and form opinions on important issue. आज के टाइम में मास मीडिया पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनल बन चुका है. मास मीडिया में न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, है ना, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं. सो इनके थ्रू लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, इलेक्शन, इंटरनेशनल इवेंट्स, करंट अफेयर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपना अपना जो ओपिनियन है वो बना सकते हैं, क्योंकि मीडिया सिटीजन्स को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्म रखती है और साथ में ही ओपिनियन बनाने में भी हेल्प करती है. सोशल मीडिया एंड इंटरनेट. In the modern era, social media platforms have become important source of political information. Platforms such as social networking sites allow people to share views, discuss political issue, and participate in public debate. They can strongly influence public opinion. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन हमें पहुंचा देता है. ठीक है, हम कहाँ पे बैठे हैं और हमें कहाँ की न्यूज़ पता चल जाती है. सोशल मीडिया भी बहुत हेल्प करता है, जिससे हम अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे डिस्कशन कर सकते हैं एंड पब्लिक डिबेट में भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं. क्योंकि ये जो सोशल मीडिया एंड इंटरनेट है, इसकी वजह से पब्लिक ओपिनियन भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस होता है. पॉलिटिकल parties educate citizens about political ideology, policies, election program. Through campaigns, rallies, and public meetings, parties encourage political participation and help people understand political process. अब पॉलिटिकल पार्टीज़ भी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है. इलेक्शन के कैंपेन हो गए, पब्लिक मीटिंग हो गई, रैलीज हो गई, ये लोगों को अपनी आइडियोलॉजी और पॉलिसीज़ के बारे में बताती है. इन्हीं चीज़ों के थ्रू वो बताती है कि हम क्या चाहते हैं, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ऐसा करेंगे. सो ये जो पार्टीज़ प्रॉमिस करती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, फ्यूचर प्लान ये है हमारे, तो ये सारी चीज़ें वो अपने इलेक्शन रैलीज़ के थ्रू, ठीक है, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू सबको बताती है. इन्हीं चीज़ों के थ्रू लोग पॉलिटिकल प्रोसेस को भी समझ पाते हैं और साथ में ही पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी एनकरेज होता है. Religious and community organization. Religious institution community group often influence political attitudes and value. They may shape opinion on social justice, morality and public issues, thereby affecting political behavior. Religion और culture भी political socialization को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. हर सोसाइटी के अपने ट्रेडिशन होते हैं, बिलीव होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं. तो ये वैल्यूज़ लोगों की पॉलिटिकल थिंकिंग एंड बिहेवियर को भी अफेक्ट करती है. लेकिन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन भी सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करती है. क्या आपको ये समझ में आता है? जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, इसी की वजह से हमारे जो ओपिनियन है अबाउट मोरालिटी, पब्लिक इश्यूज, सोशल जस्टिस, ये शेप होते हैं और इसी की वजह से हमारा जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो भी अफेक्ट होता है. कंक्लूजन अब हम देखते हैं. पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. Family, education institution, peer group, media, political parties, community organization are the major channels through which political values and belief are transmitted. ये सारे इंस्टीट्यूशन के थ्रू हमारे जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ है, पॉलिटिकल बिलीव है, वो सब ट्रांसमिट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं. Together, these channels help individuals become informed, responsible and active citizen in the political system. यही सारे चैनल्स की वजह से एक इंडिविजुअल इन्फॉर्म्ड रहता है, रिस्पॉन्सिबल बनता है और एक्टिव सिटीजन बनता है. किस में? पॉलिटिकल सिस्टम में. ठीक है, वो अगर सही सोचेगा, ज़्यादा बातें करेगा, ज़्यादा डिबेट में इंटरेस्ट लेगा, तो हो सकता है कि वो एक सही पार्टी को सिलेक्ट करे अपने लिए और अपने देश के लिए. तो ये चीज़ें ज़रूरी है. पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए, ताकि इससे देश का भला हो सके, जो सोशल इश्यूज़ है वो काफ़ी हद तक कम हो सके, किसी के साथ भी इनइक्वालिटी ना हो. लेट्स मूव ऑन फर्दर. व्हाट इज सर्टोरीज कंट्रीब्यूशन टू एनालाइज ऑफ पार्टी सिस्टम? लेट्स सी. Giovanni Sartori was a famous political scientist who made an important contribution to the society of political parties and party system.
सो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये सर्टोरी सर कौन थे। ये फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल सिस्टम को समझने का एक न्यू साइंटिफिक तरीका दिया था। बिफोर सर्टोरी, पार्टी सिस्टम वर मेनली क्लासिफाइड बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ कंट्री. Sartori argued that the number of party alone is not enough. He emphasized that the strength, influence, relationship among parties should be considered. His idea helped scholars better understand how political system function in different countries. उनसे पहले political scientists सिर्फ ये देखते थे कि किसी country में कितनी political parties है, लेकिन सर्टोरी ने कहा कि ये सब parties को count करना enough नहीं है, हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन सी party सच में important है, उनका इन्फ्लुएंस कितना है और गवर्नमेंट बनाने में उनका क्या रोल है। इसी वजह से सर्टोरी का कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। उनके जो आइडियाज़ हैं, तो उन आइडियाज़ ने स्कॉलर की काफ़ी हेल्प की ताकि वो दूसरी कंट्रीज़ का पॉलिटिकल सिस्टम का फंक्शन अच्छे से समझ सके। ठीक है, उन्होंने क्या फोकस किया था कि जो भी गवर्नमेंट है, जो भी अच्छी पार्टी है, उसकी स्ट्रेंथ देखिए, उनका इन्फ्लुएंस देखिए और उनकी जो रिलेशनशिप है दूसरी पार्टी से, ये सारी चीज़ें भी कंसिडर कीजिए। Sartori's classification of party system. Sartori developed a detailed classification of party system based on the number of relevant parties and the level of competition among them. तो इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो पार्टी सिस्टम का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था। ठीक है, इन्होंने काफ़ी साइंटिफिकली इसको क्लासिफाई किया था। उन्होंने पार्टीज़ को सिर्फ काउंट नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये भी देखा कि कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है, किसका इन्फ्लुएंस है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई है। तो इसी की वजह से उनकी आइडियोलॉजी काफ़ी अलग रही थी, क्योंकि उन्होंने क्वांटिटी के साथ क्वालिटी पर भी फोकस किया था। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इन्होंने एक डिटेल्ड क्लासिफिकेशन रेडी किया था, डेवलप किया था, किसके लिए, पार्टी सिस्टम के लिए। और इनका जो बेसिस था वो क्या था कि कितनी पार्टीज रिलेवेंट हैं और उनका जो कंपटीशन का लेवल है वो कितना है। इस हिसाब से उन्होंने एक क्लासिफिकेशन रेडी किया था। वन पार्टी सिस्टम, इन द सिस्टम ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू एग्जिस्ट एंड होल्ड पावर. Opposition parties are either banned or have no real influence. Such system are common in authoritarian state. सबसे पहला वन पार्टी सिस्टम। इस सिस्टम में एक ही पॉलिटिकल पार्टी को काम करने की परमिशन होती है। अपोजिशन पार्टीज या तो होती ही नहीं है या फिर उन्हें काम करने की कोई फ्रीडम नहीं दी जाती। सारी पावर किसके पास आ जाएगी, उसी एक पार्टी के पास आ जाएगी। और ये सिस्टम कहाँ पे कॉमन था, जहाँ पे अथॉरिटेरियन स्टेट्स हुआ करते थे। नेक्स्ट है हेजेमोनिक पार्टी सिस्टम। Several parties may exist, but one party dominates politics and does not allow genuine competition. Other parties have very limited power. इस सिस्टम में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज तो होती हैं, लेकिन उनके पास रियल पावर नहीं होती। एक ही पार्टी पूरी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती है और इलेक्शन में भी वही डोमिनेट करती है, यानी अपोजिशन पार्टी सिर्फ नाम की ही होती है। Predominant party system. In the system, opposition parties are allowed and elections are free, but one party repeatedly wins election over long period because of strong public support. अब predominant system में क्या हो रहा है, यहाँ डेमोक्रेसी तो होती है, फ्री और फेयर इलेक्शन भी होते हैं, अपोजिशन भी होता है, लेकिन एक ही पार्टी बार बार इलेक्शन जीत कर गवर्नमेंट बनाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास पब्लिक का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। Two-party system. Major parties dominate politics and power usually alternate between them. Smaller parties may exist, but they have little influence on government formation. इस सिस्टम में दो बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती है। गवर्नमेंट जनरली इन्हीं दोनों पार्टीज में से कोई एक बनती है। सो पावर एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास ट्रांसफ़र होता रहता है कि अभी तुम कर लो, थोड़ा तुम कर लो, तुम पावर देख लो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ होती रहती है। हालांकि छोटी पार्टीज भी होती है, लेकिन जो उनका इन्फ्लुएंस होता है वो काफ़ी कम रहता है। मॉडरेट प्लूरलिज्म। इस सिस्टम में क्या होता है कि दिस सिस्टम हैज़ 3 to 5 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज। कंपटीशन भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन पार्टीज जनरली कोऑपरेट करती है एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। यहाँ पे 3 से 5 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, और कंपटीशन भी तो होता ही है, लेकिन सभी मिलकर कोऑपरेट करते हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। पोलराइज्ड प्लूरलिज्म। There are many parties with strong ideological difference.
political competition become intense and government may be unstable due to conflict among parties। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सिस्टम में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ठीक है, उनकी जो आइडियोलॉजीज़ है वो एक दूसरे से काफ़ी अलग चलती है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े तो पक्का हो सकते हैं और गवर्नमेंट भी अनस्टेबल हो सकती है अगर इन सब के बीच में झगड़े झपाटे हो गए तो। Automized party system, a large number of small parties exist and no party is strong enough to dominate. Coalition government are common and political instability may occur। अब यहाँ पे इस सिस्टम में बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है। कोई भी पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो अकेले गवर्नमेंट बना सके, इसलिए कोएलिशन गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में कॉमन होती है। लेकिन बहुत सारी पार्टीज़ होने की वजह से गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहती और बार बार चेंज हो सकती है। अच्छा, कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? अब कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जब दो या उससे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर गवर्नमेंट बनाती है, क्योंकि किसी एक पार्टी को इलेक्शन में पूरी मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो ये कोएलिशन गवर्नमेंट होती है। क्या आपको ये समझ में आ चुका है? Importance of Sartori's contribution. Sartori's major contribution was introducing the concept of relevant parties. He argued that only parties capable of influencing government formation or political competition should be counted. This approach provided a more accurate understanding of party system than simply counting all parties. उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि उन्होंने कंसेप्ट ऑफ रेलेवेंट पार्टीज़ को इंट्रोड्यूस किया कि कौन सी पार्टी एक्चुअली केपेबल है गवर्नमेंट बनाने के लिए, है ना, कि किसका जो पॉलिटिकल कंपटीशन है काउंट होना चाहिए। बस ऐसा नहीं कि आप बस पार्टीज गिनकर बैठ जाओ और बस हो गया काम, ऐसा नहीं। किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, कौन डोमिनेट कर सकता है, कौन एक अच्छी गवर्नमेंट बन सकता है, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया। उनके फ्रेमवर्क की हेल्प से किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम इजीली कंपेयर किया जा सकता है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो गया, कोएलिशन पॉलिटिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें समझना अब काफ़ी ईजी हो चुका है उनकी वजह से। करेक्ट। ही ऑल्सो हाईलाइटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी, कॉम्पिटिशन, कोएलिशन बिल्डिंग एंड एनालाइजिंग पॉलिटिकल सिस्टम। यही बात मैंने आपको अभी अभी कही। दिस फ्रेमवर्क इज वाइडली यूज्ड इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड रिमेन वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेथड फॉर स्टार्टिंग पार्टी सिस्टम। उनका जो कंप्लीट फोकस था वो ये था कि आपको किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझना है, ठीक है, कितना कॉम्पिटिशन है, कि ये पार्टी डोमिनेट कर पाएगी या नहीं, इसका इन्फ्लुएंस कितना है। तो इसकी वजह से पार्टी सिस्टम को समझना काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सिंपल कर दिया था। और ये फ्रेमवर्क की वजह से पॉलिटिक्स को हम कंपेयर भी कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, और ये बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंशियल मेथड है जिसके थ्रू आप पार्टी सिस्टम को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ओके, उनका जितना भी फोकस था वो पार्टीज़ को समझने के ऊपर ही फोकस था। सर्टोरी रेवोल्यूशनाइज्ड द स्टडी ऑफ पार्टी सिस्टम, फोकसिंग ऑन बोथ द नंबर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इनका फोकस क्या था? नंबर पे भी, और उस पॉलिटिकल पार्टी का कितना सिग्निफिकेंस है, कितना इन्फ्लुएंस है, उस पर भी फोकस था। हिज क्लासिफिकेशन हेल्प एक्सप्लेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड पार्टी कंपटीशन इन डिफरेंट कंट्रीज। सो उन्होंने क्या बताया कि किसी कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको समझने के लिए सिर्फ पार्टीज़ को काउंट करना इनफ नहीं है, हमें उनकी स्ट्रेंथ, इन्फ्लुएंस, आइडियोलॉजी, ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए। उनका जो ये रिलेवेंट पार्टीज़ का कंसेप्ट था और पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम क्लासिफिकेशन, ये दोनों कंसेप्ट आज भी पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसलिए सर्टोरी को मॉडर्न पार्टी सिस्टम एनालिसिस का सबसे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल साइंटिस्ट माना जाता है, क्योंकि उन्होंने मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस को एक बहुत ही वैल्यूएबल टूल दिया है जिसके थ्रू आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में काफ़ी हद तक जान सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।